मेरा ये वीडियो आपको पोएट्री का सिमुलेशन टीचिंग प्लान बनाने में मदद करेगा। सबसे पहले हम बेसिक एंट्रीज कंप्लीट करते हैं, जैसे डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। आपको इसी तरीके से अपने ब्लैक बोर्ड वर्क में भी ये सारी चीज़ें, या क्लास में जाने के बाद आप बेसिक एंट्रीज ब्लैक बोर्ड पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आप अपनी लेसन प्लान डायरी में भी ये सारी एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद में जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 5 जनरल ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। फर्स्ट है टू डेवलप इंटरेस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज अमंग स्टूडेंट्स। सेकेंड है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द ब्यूटी, राइम एंड रिदम ऑफ पोएम। थर्ड है टू डेवलप रियलिस्टिक poetic taste in and enrich in imagination. Fourth है to develop aesthetic sense and expression in students. And fifth है to understand and appreciate the emotions contained in poetry. इसके बाद में हम यहाँ पर 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करेंगे। यहाँ पर आप अगर चाहें तो इन 3 की बजाय एक ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, टू एक्वाइंट द नॉलेज अबाउट द टॉपिक। और अगर आप चाहते हैं कि हमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव 3 या 4 लिखने हैं तो 3 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल गेन नॉलेज ऑफ द इमोशंस कंटेंट इन द पोएम ट्री। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम एंड आइडिया कंटेंट इन द पोएम। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिसाइट द पोएम विद प्योर क्लियर इंटोनेशन एंड राइम्स। एंड फोर्थ है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फील द जॉय ऑफ नेचुरल ब्यूटी थ्रू द पोएम। ये 4 मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। आप इनमें से चाहें तो एक ऑब्जेक्टिव कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके पास ज़रूर होने चाहिए। इसके बाद में आ जाता है आपका टीचिंग मेथड। आप किस टीचिंग मेथड से क्लास प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जनरली हम प्रोज जब पढ़ते हैं, प्रोज की बात करते हैं, स्टोरी की बात करते हैं, तो हम लेक्चर मेथड लेते हैं, एक्सप्लेनिंग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको सिंगिंग मेथड या सिंगिंग टेक्निक ज़रूर लेनी है। साथ ही हम यहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको कोई भी चीज़ समझाने में बच्चों को केवल हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे उस लेवल के हमें नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में या कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी, चूँकि जो लोकलिटी है हमारी, उसके आधार पर बच्चे उतना ज़्यादा इंग्लिश में अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड लेना है, एक्सप्लेनेशन मेथड लेना है, लेक्चर मेथड लेना है, और उसके साथ में कम से कम एक टेक्निक जो है वो सिंगिंग टेक्निक ज़रूर लेनी है। इसके बाद में टीचिंग प्रिंसिपल्स की बात करें हम, या टीचिंग मैगजीम्स की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम द नॉन टू द अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर हम चलने का प्रयास करेंगे। टीचिंग एड्स पिक्चर्स ऑफ अ ट्री, जो हमारा टॉपिक है हम उसी से रिलेटेड यहाँ पर TLM के रूप में लेंगे। जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड हमारा TLM होना चाहिए, टीचिंग एड होना चाहिए। प्रायर नॉलेज, या हम इसको प्रीवियस नॉलेज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट ट्री, बच्चे पेड़ के बारे में जानते हैं। जो टॉपिक आप ले रहे हैं उसके बारे में बच्चों के पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने इंट्रोडक्शन स्किल जिस तरीके से पढ़ा है, 3-4 सवाल करते हैं हम इन सीक्वेंस, और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन किया, व्हेन डू वी फास्ट, जब हम व्रत रहते हैं, जब हम व्रत कब रहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर कर रहा है आई प्रे टू गॉड एंड गॉडेस, जब हम भगवान या देवी देवता की पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, उस समय हम व्रत रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू वी ईट ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम व्रत रहते हैं तो उसमें हम क्या खाते हैं। स्टूडेंट आंसर कर रहा है वी ईट फ्रूट्स ड्यूरिंग द फास्टिंग, व्रत के दौरान हम फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं। थर्ड स्टूडेंट पीपल टीचर क्वेश्चन पुटअप करेगा कि वेयर डू वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम, हम जो है फल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आंसर कर रहा है स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्रीज, हम पौधों से फल प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट पोएम ट्री, कि
ट्री कविता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो स्टूडेंट कहता है नो रिस्पॉन्स सर, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद में टीचर स्टूडेंट्स को एक स्टेटमेंट एम देता है, जिसमें वो कहता है डियर स्टूडेंट टुडे वी विल ऑल सोवरिंग एंड एन्जॉय ट्री पोएम, या हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट से वी सिंग द पोएम ट्री। एंड इसके बाद में प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ये अंडरस्टूड होता है कि हम आज इस पूरी पोएम को एक ही यूनिट में पढ़ेंगे या गाएंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आप यूनिट फर्स्ट पे चले आते हैं, और यूनिट फर्स्ट में आपको चाहिए कि सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है, जो पोएम है, उसका बुक होना चाहिए, उसका चैप्टर होना चाहिए, उसका जो भी लिखा हुआ किताब में जो पार्ट है, लेसन है, उसकी आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लगाई है, इसी तरीके से आप भी अपने लेसन प्लान में उसको पेस्ट करेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में मैंने आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में यहाँ पे पेड़ को जो है लगाया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने जो पोएम ली हुई है, हमारी पोएम भी यहाँ पर है, आप देखेंगे उस पोएम को। जो हमने पोएम ली है वो हमारी ये पोएम है, देखिए। इसी तरीके से हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आप भी इस तरीके से अपनी किताब में पोएम और टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ऐड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा जिस्ट ऑफ द पोएम। जो हमारी पोएम है उसका सार क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है। तो यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रीज़ के थ्रू हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्री हमारी लाइफ में कितना वैल्यूएबल पॉइंट है, वैल्यूएबल मटेरियल है। हम विदाउट ट्री हमारा ह्यूमन लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसी के इम्पोर्टेंस को लेकर के ये कविता यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं मॉडल रिसाइटेशन। याद रखना है आपको कि जब आप प्रोज का चैप्टर बनाते हैं, प्रोज का प्लान बनाते हैं, तो मॉडल रीडिंग लिखा जाता है, क्योंकि कविता को पढ़ते नहीं हैं हम, प्रोज को पढ़ते हैं, तो इसलिए उसको मॉडल रीडिंग लिखते हैं। और कविता जो है या जो पोइट्री है वो हमेशा गाई जाती है, इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं, रिसाइट करते हैं, उसको रिसाइटेशन लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडल रिसाइटेशन। इसी तरीके से आप भी अपने प्लान में मॉडल रिसाइटेशन लिखेंगे। और उसके बाद में पीपल टीचर एक्टिविटी में हम लिख रहे हैं यहाँ पर द पीपल टीचर विल रिसाइटेशन, सॉरी यहाँ पे रिसाइटेशन एक वर्ड, ये रिसाइट होगा, विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर इंटोनेशन, राइम एंड रिदम। उसके बाद में आप आगे देखेंगे इमिटेशन रीडिंग आ जाता है। इमिटेशन रिसाइटेशन में फिर हम इन द टीचर स्टूडेंट 2 और 3 स्टूडेंट से पूछता है या उनको कहता है कि चलिए एक एक करके इसका एक एक स्टैंजा आप सब लोग पढ़िए। तो उसके बाद में यहाँ पर जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हमारे बाकी स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हुए हैं वो अपने साथी को फॉलो करते हैं। और टीचर यहाँ पर जो कठिन वर्ड्स आते हैं या हम कहें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को पढ़ने में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। और उन जो वर्ड्स हैं, कहना चाहिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को टीचर ब्लैक बोर्ड पर नोट भी करता जाता है। और जब बच्चे उस पूरे पोएम को गा लेते हैं या पढ़ लेते हैं, उसके बाद में टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को वहाँ पर उनका प्रोनाउंसिएशन एंड उनका मीनिंग हिंदी और इंग्लिश एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो उसके आधार पर आप लिख देते हैं। इसके बाद में आता है अगला पॉइंट, एक्सप्लेनेशन। जब बच्चों आपने मॉडल रिसाइटेशन कर दिया, बच्चों को एक बार गाकर दिखा दिया, उसके बाद बच्चों ने उसको खुद गाकर एक बार देख लिया आपकी सहायता से, उसके बाद में आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोर्ड्स पर लिख दिए, उसके बाद आता है कि इसका अब बच्चों को हम एक्सप्लेनेशन करके बताएं, उसका समझाएं कि इसमें क्या है, इसका थीम क्या है, ये कविता या ये दोहा हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। इसी तरीके से आप भी, आप जो पोएम लेते हैं, आप जो पोएट्री में कुछ भी लेते हैं, आपने जैसे मान लीजिए छंद लिया है, चौपाई लिया है, दोहा लिया है, तो आप भी उसका एक्सप्लेनेशन करके आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे और सभी स्टूडेंट्स केयरफुली उसको सुनेंगे। उसके बाद में फिर आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जो आपने पोएम पढ़ाई है, उससे रिलेटेड आप बच्चों से 2-3 क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 और 3 क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं और स्टूडेंट से हम उनका आंसर निकलवाते हैं।
और आंसर जब तक स्टूडेंट प्रॉपर हमको नहीं देता है तब तक हम उस स्टूडेंट को खड़ा रखते हैं और हम दूसरे स्टूडेंट से उसी क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, और जब हमको सही आंसर मिल जाता है तो हम उस आंसर को एक बार रिपीट करते हैं और उसके बाद में दोनों स्टूडेंट्स को बिठा देते हैं रीइंफोर्समेंट देने के बाद। इसके बाद आता है लाउड रिसाइटेशन। जब हमने 2 3 4 क्वेश्चन पुटअप कर लिए तो हमको ये लगा, हम ये ऐसा असेस कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को ठीक से समझ में आ गया। अब बात आती है उनके लर्न करने की, क्योंकि ये पोएम का मामला है, पोएम को लर्न करने की बात आती है। तो हम बच्चों से एक बार पूरे लयबद्ध तरीके से, पूरे प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, प्रॉपर रिदम में हम बच्चों से एक बार पूरी क्लास को, सभी बच्चों को कहते हैं कि सेपरेट सेपरेट आप लोग अपनी किताब में देखते हुए इसको लाउड रीडिंग, इसकी लाउड रिसाइटेशन करिए, इसको गाइए एक बार जोर आवाज़ के साथ। सभी स्टूडेंट्स अपनी किताब में देखते हुए उस पोएम को रिसाइट करते हैं, उस पोएम को गाना गाना की तरह गाते हैं। और जब बच्चे ये कर रहे होते हैं तो टीचर बच्चों का ऑब्जर्वेशन करता है, और इसके बाद में हमारा जो हेडिंग होता है, टीचिंग पॉइंट होता है, वो ऑब्जर्वेशन होता है, और उसमें हम आगे लिखते हैं टीचर पीपल टीचर एक्टिविटी में कि व्हेन द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, विल रीड द पोएम loudly the pupil teacher observed them। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोरस रिसाइटेशन। तो यहाँ कोरस रिसाइटेशन की बात आती है कि जब बच्चों ने सेपरेट सेपरेट पोएम को पढ़ लिया, उसके बाद में हम पूरी क्लास के सभी बच्चों से एक साथ सुर और ताल के साथ प्रॉपर उस पोएम को गाने के लिए कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब हम सुबह प्रेयर करते हैं तो सभी बच्चे एक साथ एक सुर और ताल में प्रेयर को गाते हैं या राष्ट्रगान, नेशनल एंथम को गाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी कोरस रिसाइटेशन का मतलब है कि सभी बच्चे एक साथ एक सुर एक ताल में लयबद्ध तरीके से पूरे रिदम में गाएंगे। और उसके बाद में रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन आता है। यदि आप चाहें तो रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पोएम का मामला है और पोएम हमको प्लीज़र की बात करती है, जॉय की बात करती है, आनंद की बात करती है, इसलिए यहाँ पर आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये चीज़ कहते हैं कि रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन पोएम में नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन हम बच्चों से पूछना चाहेंगे, तो आप उनसे 1 2 3 क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। उसके बाद में हम बात करते हैं होम असाइनमेंट, और लास्ट में आकर के जब हमने बच्चों से रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन पुटअप कर लिए, उसके बाद में हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग बच्चों से उन्हें होम असाइनमेंट देते हैं। वी लर्न वी शैल या वी विल वी लर्न द पोएम, वी विल वी लर्न द सेंट्रल आइडिया, वी विल वी लर्न द appreciation and imagination, and we will be create a new poem about something about this। तो आप इस तरीके से भी बच्चों को होम असाइनमेंट दे सकते हैं। इसके उपरांत आप विद्यार्थियों के इस वर्क को कंप्लीट करने के बाद में, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज और ये सारी चीज़ें मिटाने के बाद में, आप अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं और सुपरवाइज़र से आप अपने प्लान को चेक कराते हुए आप उनसे सजेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस